दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करेंगे एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड। आपको पता है कि तीनों का एग्ज़ाम लगा हुआ है। आपको पता है नेवी का एग्ज़ाम लगा है, एयरफोर्स का एग्ज़ाम भी लगा है, कोस्ट गार्ड का भर्ती नहीं है, लेकिन इसका भी एग्ज़ाम उसके 1 से 1.5 महीने बाद आपका, मतलब कि मार्च लास्ट या अप्रैल तक आपका इसका भी होगा ये फिक्स है। तो पिछले 5 वर्षों के फिजिक्स के इसका 2 पार्ट मैंने कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम से पहले अपलोड किया था। उसमें से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ लिए गए थे और लगभग 200, मतलब कि 2 पार्ट में मैंने 150 क्वेश्चन करा दिए थे। और ये पार्ट 3 आज करने वाले हैं, इसी को कंटिन्यू। और पिछले 5 वर्षों के फिजिक्स के पूछे गए सभी क्वेश्चन जो कि आपके एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, एनडीए में आ चुके हैं, वही क्वेश्चन को यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता है, तो इससे क्वेश्चन मिस नहीं होगा। क्वेश्चन बस इतना कर लो, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। अगर ज़्यादा दिमाग लगाइएगा तो 100% आउट होना है, ये फिक्स है। फिजिक्स में क्रॉस मारिएगा, तो ज़्यादा दिमाग ना लगाइए, जितना बताया जा रहा है उतना करते चलिए। बाकी आप लोग 2 पार्ट आप लोग देखिए तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आप करा रहे हैं क्या नहीं करा रहे हैं। तो पार्ट 1 पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा है, पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। और ये पार्ट 3 आज स्टार्ट कर रहे हैं, कंटिन्यू आपको मिलेगा एग्ज़ाम तक, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ होने वाला है। तो बिल्कुल भी मिस ना करिए। इसका ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है, जरूर जाकर चेकआउट कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, जैसे बने लेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए। एंड बैच से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, वहाँ पे ऐड हो सकते हैं। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन हमने 150 क्लियर कर लिया था, तो फिर से एक बार यहाँ से हम क्लियर करेंगे। और यहाँ से 150 से स्टार्ट है, तो इसी को फिर से एक बार कंटिन्यू कर देते हैं। 150 नंबर एक आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। आपको ध्यान देना, एक आवेशित संधारित्र है जिसकी प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कितनी होगी, वो आपको बताना है। क्या बताना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको बताना है। चलिए, तो इसको हम कैसे बताएंगे भाई साहब? तो इसको सीधा सीधा यहाँ पे देखेंगे, आपका जो फॉर्मूला होता है, जो आवेशित संधारित्र के प्लेटों के बीच की जो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, यह आपका फॉर्मूला KQ/R²। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि जो आवेशित संधारित्र प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितने होता है, तो KQ/R² आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है, प्लेटों के बीच की दूरी जो पर यह निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है? यहाँ पे आपको R दे रखा है, तो ये मतलब मत समझ लीजिएगा कि दूरी पर डिपेंड करेगा, क्योंकि प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता है। ये आपको नोट करके रखना है नोट में। ओके, ये क्वेश्चन जब लिखिएगा तो नीचे नोट में ज़रूर लिख लीजिएगा कि प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता है। एज इट इज़ आपको क्वेश्चन एग्जाम में ना छपवा दिया तो जो कहिएगा वो। ओके, तो यहाँ पे और जल्द ही आपको PDF मिलने वाला है। PDF मतलब कि फिजिक्स के लिए PDF मिलेगा, फिजिक्स का PDF। ओके, किसका? फिजिक्स का, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, कोस्ट गार्ड हो, रामबाण सिद्ध होगा। बहुत कम प्राइस में आपको प्रोवाइड हो जाएगा। और ये लॉन्च हो रहा है आपका मंडे को, राइट, मंडे को। तो फिजिक्स का झंझट खत्म करेंगे मंडे को। ओके, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 से। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट आए, जो भी क्लासेस अपडेट आए, सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। एंड टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह आता रहता है तो वहीं पे आपको अपडेट कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर है 151, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 150 तक हो गया था, मैंने फिर से एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। यहाँ पे एक खोखले गोले के केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? एक खोखला गोला अगर आप रहेगा आपका, ओके, जब गोला आपका खोखला रहेगा तो उस पर वृत्तीय केंद्र पर मतलब को सेंटर पे आपका क्या रहेगा? सेंटर पे जो आपका रहेगा गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या पूछ रहा है यहाँ पे? ध्यान दीजिएगा, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है। किस चीज़ पे? सेंटर पे आपका गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, तो एक खोखले गोले का जो गोले का केंद्र पर, उसके केंद्र पर, सेंटर पर आपका क्या रहा है? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता जो रहता है वो 0 रहता है। तो आपको ध्यान में रखना होगा। और जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये हैंड रिटन नोट्स है, तो उसी तरीके से आपको नोट करना है। ओके, और ये समझिए पेड बैच का है, आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो इसका थोड़ा सा एंजॉय कीजिए। एंजॉय का मतलब इसको सीरियस वे से, अगर सीरियस कैंडिडेट हैं आप तो ही आप रुकिए, अदरवाइज इसको इंटरटेन करने के लिए ना लीजिए। 152 चुंबकीय प्रवृत्ति है। चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है भाई साहब? तो चुंबकीय प्रवृत्ति का आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये आपका I/H, और ये बीमाहीन और मात्रकहीन। आपसे फॉर्मूला पूछेगा? नहीं भाई साहब, फॉर्मूला आपसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा चुंबकीय प्रवृत्ति है। ऑप्शन 1 में रहेगा बीमाहीन, दूसरा रहेगा मात्रकहीन, तीसरा रहेगा दोनों, और चौथा रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको फटाक से क्या
टिक करना होगा, तीसरा टिक करना होगा कि बीमाहीन और मात्रकहीन दोनों ही है। क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति जो है बीमाहीन भी है और मात्रकहीन भी है। तो ये आपको ध्यान में रखना, फॉर्मूला भी आप नोट कर लीजिएगा साइड में, ताकि आपको क्लियर होते चले क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन मिस ना करिएगा अगर आपका ये मतलब कि सिलेक्शन लेना है तो। अदरवाइज आप जो मन में आए करिए। एक गतिमान आवेश ऊर्जा ग्रहण करेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे ही क्वेश्चन आ चुके हैं तो ही ये लिख रखा है यहाँ पे, ऐसे ही नहीं लिख रखा है। एक गतिमान आवेश ऊर्जा ग्रहण करेगा, कितना ऊर्जा ग्रहण करेगा भाई साहब, एनर्जी कितना आपको वो ऑब्जर्व करेगा, ग्रहण करेगा। तो यहाँ पे आपको आंसर देना है, एक गतिमान आवेश, यहाँ पे आंसर तो देना ही है, आंसर तो यहीं पे लिखा है विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में। एक गतिमान आवेश ऊर्जा ग्रहण करेगा, कब ऊर्जा ग्रहण करेगा भाई साहब, तो ये विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में गतिमान आवेश जो होता है वो एनर्जी आपका ऑब्जॉर्व करेगा, मतलब कि ग्रहण करेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है क्या कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में आपका ऊर्जा ग्रहण करेगा कौन, तो गतिमान आवेश। ओके, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 154 पे, एंड मेरे ख्याल से आपको मोस्ट मतलब कि इंपॉर्टेंट सीरीज़ है आपके लिए और आपको अच्छा भी लग रहा होगा, क्योंकि आपको पता होगा ये क्वेश्चन की वैल्यू क्या है, इन क्वेश्चन की वैल्यू क्या है। जो बच्चा एक बार एग्ज़ाम दे चुका है उसको आइडिया लग गया होगा, एंड जिसने एग्ज़ाम नहीं दिया या फिर जो इधर उधर बस इस क्लास से उस क्लास, उस क्लास से इस क्लास करना है, तो उसका कुछ हो नहीं सकता। यहाँ पे क्वेश्चन 154 पे आ चुके हैं। श्याम पट पर चौक से लिखा जा सकती है, श्याम पट पर चौक से लिखी जा सकती है, लिखा जा सकती है, जो भी आप पढ़ लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। तो यहाँ पे किसके द्वारा श्याम पट पर चौक से लिखा जा सकता है, तो किसके कारण भाई साहब, तो आसंजक बल के कारण। किसके कारण भाई साहब, तो ये ड्यू टू आसंजक बल, ओके, उसके कारण आप इस पे लिख सकते हैं। किसके कारण, श्याम पट पर चौक से लिखा जा सकता है आसंजक बल के कारण। तो नोट कर लीजिए फटाफट, जो भी मतलब कि ये नोट करते चलिए, आपके लिए बेहतर रहेगा, आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है। चलिए मैं क्वेश्चन आपसे एक पूछ लेता हूँ, जो कि मैंने फर्स्ट पार्ट में आपसे कराया था, आसंजक बल किसे कहते। चलिए यहाँ पे आसंजक बल आया, तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि आसंजक बल आखिर कहते किसे। चलिए बताइए, तो आसंजक बल किसे कहते हैं। आसंजक बल तो मान लीजिए आसंजक बल के कारण हम श्याम पट पर चौक से लिख सकते हैं, बट आसंजक बल होता क्या है भाई साहब, ये तो बताइए। आसंजक बल किसे कहते हैं, तो चलिए मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में आया है। आपसे पूछा गया है कि आपसे डेफिनेशन नहीं पूछा गया इस तरीके से, जैसे मैं इसका डेफिनेशन ही बताता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन बताऊंगा किस तरीके से। इसका आंसर हो जाएगा, भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्यरत बल को आसंजक बल कहते हैं। किसके भिन्न के बीच, भिन्न भिन्न कार्यों के बीच, सॉरी भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्यरत बल को आसंजक बल कहते हैं, राइट। अब आपसे पूछा गया था कि भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्यरत बल को क्या कहते हैं, और आपका ऑप्शन दिया था ससंजक बल, असंजक बल और भी कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे करके, गुरुत्वाकर्षण बल ऐसे करके ऑप्शन था, एंड डी था इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन ये भी रह सकता है ससंजक बल, असंजक बल, इनमें से मतलब कि दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आपको असंजक बल टिक करना होगा। ओके, चलेंगे क्वेश्चन 155 पे। सभी द्रवों की सतह में सिकुड़ने की प्रवृत्ति होती है, यह घटना है, तो किसके कारण होती है भाई साहब। जो सभी द्रव होते हैं, जो आपके लिक्विड होते हैं, जो सभी लिक्विड, उसमें जो लिक्विड की सतह में क्या होता है, सिकुड़ने की प्रवृत्ति होती है। तो ये घटना किसके कारण संभव हो पाता है, ये आपको बताना है। और ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में आया है, सारे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हैं, चाहे एयरफोर्स की बात कर ले, नेवी की बात कर ले, इंडिया की बात कर ले, कोस्ट गार्ड की बात कर ले, इंपॉर्टेंट सीरीज है आपके लिए, बता रहे हैं। सभी द्रव्यों की सतह में सिकुड़ने की प्रवृत्ति होती है, घटना किसके कारण होती है भाई साहब, तो ये संभव होता है पृष्ठ तनाव, राइट, पृष्ठ तनाव के कारण। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले, पृष्ठ तनाव की जो आपका क्वांटिटी है, कैसा क्वांटिटी है, ओके, आपको बताना है। तो चलिए मैं बता दूँ, पृष्ठ तनाव आपका कौन सी क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, पृष्ठ तनाव आपके टेंसर क्वांटिटी है, आपको याद रखना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेग शीर्ष का फॉर्मूला आपको नोट कर लेना है। इस तरीके से आपके एग्जाम में जी दे देगा, एच दे देगा और आपसे वेग शीर्ष पूछ लेगा, तो शॉर्ट में आपको आराम से डायरेक्ट √2gh याद करके रखना है। क्या, √2gh 10 स्क्वायर, यहाँ पे आप यहाँ से निकाल सकते हैं अपना, ओके। वेग शीर्ष अपना अलग भी, इसको √2gh याद रहेगा तो आप कुछ भी इसमें आराम से निकाल सकते हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 156 पे।
स्टील की पिन पानी में तैर सकती है, ये किसके कारण संभव है? तो स्टील की पिन होती है, ये किसके कारण संभव हो पाती है, ये आपको बताना है। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन कुछ बच्चों को थोड़ा अजीब नहीं है भाई साहब, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टील की पिन पानी में तैर सकती है, तो ये किसके कारण संभव है, वो आपको बताना है। तो चलिए मैं आपको बता दूँ, ये संभव है आपका पृष्ठ तनाव के कारण। और पृष्ठ तनाव कैसी क्वांटिटी है? टेंसर क्वांटिटी है। बार बार रिकॉल कर रहा हूँ, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में लिखते चलिए, राइट। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 157 पे। 157 में दिया है, कपूर के टुकड़ों को स्वच्छ जल पर डालने से उसके टुकड़े क्या होते हैं? तो पानी की सतह पर तेजी से इधर उधर चलते हैं। आप देखिएगा, कपूर का टुकड़ा लीजिएगा, उसको स्वच्छ जल, जो पानी साफ सुथरा हो उसमें डालिएगा, तो उसके टुकड़े देखिएगा कि किस तरीके से आपका घूर्णन गति, मतलब घूर्णन गति का नहीं कहेंगे, मतलब लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, जिधर इधर उधर आपको दिखाई देंगे, चलते दिखाई देंगे। तो किसके? पानी की सतह पर तेजी से इधर उधर चलते हैं। कपूर के टुकड़ों को स्वच्छ जल में डालने पर उसके टुकड़े क्या होते हैं? पानी की सतह पर क्या होते हैं? पानी की सतह पर इधर उधर चलते हैं। तो ये आपको नोट करके लेना है, ओके। एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर 158 पे। थोड़ा एक न्यूमेरिकल आया है, इंपॉर्टेंट है भाई साहब, तो ही डाल रखा है यहाँ पे। टी पृष्ठ तनाव के साबुन के एक बुलबुले की त्रिज्या आर से दुगनी कर दी जाए। आर से दुगनी किया गया तो कार्य आपसे पूछ रहा है, मतलब कि आर से दुगना, आर था आर से दुगना कर दिया, मतलब कि राइट। और तब आपसे पूछ रहा है कि इसका कार्य कितना होगा। कार्य, जब भी आपको फॉर्मूला याद रखना है, अगर आपसे पूछ ले साबुन के बुलबुला के बारे में बात करें तो 8 पाई आर स्क्वायर, राइट, टी। W बराबर 8 पाई आर स्क्वायर 2, ये साबुन के लिए अगर पूछे तो, राइट। अगर पानी के लिए पूछे तो W बराबर 4 पाई आर स्क्वायर टी, मतलब कि यहाँ पे डबल हो जाता है, साबुन में 8 पाई आर स्क्वायर टी और पानी में 4 पाई आर स्क्वायर टी। तो ये दोनों ही याद रखना है फॉर्मूला। तो यहाँ पे 8 पाई आर स्क्वायर टी लगा देंगे, और आर त्रिज्या से, मतलब कि आर से दुगनी करना है, तो यहाँ पे दुगना कर देंगे, तो 8 पाई, यहाँ पे 4 पाई टी, तो यहाँ पे 32 पाई टी आपका हो जाएगा। 8 चौके 32 पाई टी। बहुत सारे बच्चे इसको भी टिक कर देंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी ना करिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन ही गजीब है, गजीब मतलब गजब है। 32 पाई टी यहाँ पे आपको ऑप्शन भी रहेगा, और ढाई से आप टिक कर दीजिएगा, राइट। 32 पाई टिक ना करिएगा, 32 पाई आर स्क्वायर टी, राइट। 32 पाई आर स्क्वायर टी माइनस 8 पाई आर स्क्वायर टी से घटाइएगा, और इसका आंसर राइट हो जाएगा 24 पाई आर स्क्वायर टी, आपका राइट आंसर आ जाएगा, ओके। चलेंगे क्वेश्चन नंबर अगले पे। और अगला पहले 2 नोट है तो लिख लीजिए, नोट डाल के लिख रखा है। न्यून कोण जल ऊपर चढ़े। न्यून कोण जब भी रहेगा आपका, तो जल जो होता है कैसे करते वाला, ये ऊपर चढ़ेगा। क्या? जल ऊपर, वाटर जो है ऊपर की ओर बढ़ेगा, चढ़ेगा मतलब। और थीटा का मान यहाँ पे क्या होता है? थीटा का मान स्मॉलर देन 90 डिग्री, राइट। जब थीटा का मान स्मॉलर देन 90 रहेगा तो जल ऊपर चढ़ेगा, मतलब कि न्यून कोण है, ओके। और थीटा का मान 90 डिग्री से ज़्यादा रहेगा तो जल नीचे गिरेगा, ये अधिक कोण है। ये 2 चीज़ आपको याद में रखना होगा। नोट डाल के रख रखा है मैंने, तो ज़रूर आप भी नोट डाल के रख लीजिए, याद कर लीजिए, ओके। तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा ये। चलिए बात करेंगे 159 पे। स्पर्श कोण का मान बदलता है, तो कब से कब बदलता है भाई साहब? तो कहाँ से कहाँ बदलता है? स्पर्श कोण जो होता है, ओके, स्पर्श कोण का मान जो बदलता है वह कहाँ से कहाँ तक? तो 0 से पाई के मध्य में आपका ये आपका चेंज होता है, राइट। 0 से पाई के मध्य बदलता है किसका मान? स्पर्श कोण का मान जो है 0 से पाई के बीच में आपका बदलता है, ओके। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 160 पे, 160। एक आवेशित कण v वेग से b चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, कण पर लगने वाला बल अधिकतम होगा। कब अधिकतम होगा? जब। तो कब होगा भाई साहब, जल्दी से बताइए। तो देखिए यहाँ पे अधिकतम कब होगा, तो एक तो आपको इसको याद रखना है कैसे, क्यू भी बी, ये फॉर्मूला है, F बराबर क्यू वी बी। अधिकतम होगा जब एक आवेशित कण पर v वेग से b चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है और गतिमान है, कण पर लगने वाला बल अधिकतम होगा, तो F बराबर क्यू वी गुने वी, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। और इसको क्यू भी बी, ये आपको पता है, जब भी आपका, मैंने कई बार बता रखा है कि ये क्रॉस प्रोडक्ट हटता है तो आपका साइन थीटा आता है, और डॉट प्रोडक्ट रहेगा, जैसे कि मान लीजिए ए डॉट बी रहता है, तो यहाँ पे कॉस थीटा था, ए बी कॉस थीटा, और ए गुने बी रहता है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट रहता है, तो आपका ए बी साइन थीटा आता है। तो सेम उसी का फॉर्मूला यहाँ पे रिलीज़ किया गया, मतलब कि आपको उपयोग किया गया है। वी गुने ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ए
क्यू भी बी साइन थीटा। और ये कब होता है संभव? जब ये 90 डिग्री होता है। भी तथा बी क्या है? 90 डिग्री है, और 90 डिग्री है तो साइन 90 का यूज करेंगे, तो ना साइन 90 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो एफ बराबर क्यू भी बी हो जाएगा। तो ये आंसर होगा भी तथा बी जब लंबवत हो तो ही है, ये पॉसिबल है। कब होगा पॉसिबल? तभी ना, ये मैक्सिमम तभी ना हो रहा है, एक हो रहा है तभी ना मैक्सिमम हो रहा है भाई साहब, तो ये मैक्सिमम हो गया। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 161 पे। एंड 161 में दे रखा है किसी परिनालिका की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद A है, एन फेरों की इस परिनालिका का स्वप्रेरक होगा। अब बताइए भाई साहब, किसी परिनालिका की लंबाई L है तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद जो दे रखा है A है, लंबाई L है, अनुप्रस्थ परिच्छेद जो दे रखा है वो A है, एन फेरों की संख्या है। ओके, तो इस परिनालिका का स्वप्रेरक तो आपको बताना है, राइट, स्वप्रेरक तो आपको बताना है। चलिए देखते हैं कौन बताता है। इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद कर रखना है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, राइट, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, ये आपको याद करके रखना होगा। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और एक और ख़तरनाक क्वेश्चन आपके लिए, शायद आपके लिए इजी लगे, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार आया है आपके एग्जाम में, तो आपको ध्यान में रखना होगा। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग कौन सी राशि है भाई साहब, मतलब कि कौन सा है, वेक्टर है, स्केलर है, क्या है? ये है आपका भाई अक्षीय सदिश, आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ये इसको काट के रखा है, तो इसको हटा दीजिए। अक्षीय सदिश आपके ऑप्शन में मिलेगा, राइट, अक्षीय सदिश, एक्सियल वेक्टर, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। कोणीय संवेग एक्सियल वेक्टर है, अक्षीय सदिश है, तो इसको आपको याद करके रखना ही है। चलेंगे क्वेश्चन 163। एक पिंड एक वृत्त पर नियत कोणीय वेग से गति कर रहा है, तो कोणीय त्वरण का मान आपको बताना है। किस चीज़ का मान बताना है? कोणीय त्वरण, राइट, मतलब कि अल्फा यहाँ से डिनोट करते हैं कोणीय त्वरण को। तो एक पिंड एक वृत्त पर नियत कोणीय वेग से गति कर रहा है, तो कोणीय त्वरण का मान आपको बताना है। कोणीय त्वरण का मान अगर देखा जाए तो इसका क्या हो जाएगा भाई साहब? कोणीय त्वरण डब्ल्यू डी डब्ल्यू बटा डी टी, और यहाँ पे कोणीय वेग नियत क्या है? यहाँ पे वृत्त पर नियत कोणीय वेग, और यहाँ पे कोणीय वेग जो नियत है तो 0 ले लेंगे, तो डी टी, मतलब कि ये क्या हो जाएगा? तो टोटल आपका 0 ना हो जाएगा भाई, तो कोणीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा आंसर 0, राइट। तो कोणीय त्वरण का ये फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर 164 पे, राइट, आ गए 164 पे। एंड 164 में दे रखा है एक मिसाइल पलायन वेग से कम वेग से छोड़ी गई है, उसकी गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग होगा। अब आपको बताना है कि एक जो मिसाइल है, रॉकेट है, उसको क्या कर दिया जा रहा है? पलायन वेग से कम वेग, पलायन वेग जो होता है उससे कम वेग से छोड़ा गया है, राइट, छोड़ा गया है। तो उसकी गतिज ऊर्जा मतलब कि काइनेटिक एनर्जी एंड स्थितिज ऊर्जा, ये दोनों का योग क्या होगा आपको बताना है। इसका योग आपका क्या होगा? तो इसको जब योग किया जाता है तो इसका डायरेक्ट आपको याद करके रखना है कि जब मिसाइल पलायन वेग से कम वेग से छोड़ा जाता है तो आपको क्या होता है? इसका काइनेटिक पोटेंशियल जो होता है आपका, मतलब कि गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग जो होता है वो ऋणात्मक होता है, आपको याद करके रख लेना है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 165 पे। एक m द्रव्यमान की वस्तु श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई K1 K2 बल नियतांक की स्प्रिंगों से लटकी हुई है, वस्तु का दोलन काल होगा, राइट। आपको फॉर्मूला सबसे पहले तो याद होना चाहिए, स्प्रिंग वाला ये वाला, राइट, स्प्रिंग वाला ये फॉर्मूला, दोलन काल जो ये फॉर्मूला होता है, T बराबर 2π√L/g, नहीं m/k। एक होता है T बराबर 2π√L/g, तो वो होता है आवर्तकाल वाला। ये दोलन काल, ये स्प्रिंग के लिए यहाँ पर पूछा जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, राइट, स्प्रिंग से लटकी हुई है, तो T बराबर 2π√m/k, तो स्प्रिंग के लिए पूछे तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, T बराबर 2π और m यहाँ पे देख सकते हैं, और K1 और K2 बल है, राइट, K1 और K2 बल है, तो K1 K2 बल है, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट इसे क्या पूछ रहा है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो आपको पता है K1 + K2 बटा K1 K2 होता है, और इसको उल्टा जब ये करेंगे तो ये उल्टा पलटेगा तो K1 K2 बटा K1 + K2, तो ये आपका इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 166 पे। एंड 166 में क्वेश्चन नंबर दे रखा है यहाँ पे, रेडियो तरंगे जो मकान अवरोध से विवर्तित होती है जबकि प्रकाश तरंगे नहीं। रेडियो तरंगे से मकान क्या होता है? अवरोध से विवर्तित होती है, मकान से विवर्तित होती है, जबकि प्रकाश तरंगों से नहीं होती है, क्योंकि रेडियो तरंगे होती है, क्या होती है भाई साहब? प्रकाश से अधिक तरंगदैर्घ्य रखती है। क्यों? यहाँ पे जो रेडियो तरंगे होती है प्रकाश से अधिक तरंगदैर्घ्य रखती है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा।
क्यों यहाँ पे विवर्तित होती है भाई साहब? तो प्रकाश तरंगों से अधिक तरंगदैर्घ्य रखती है, प्रकाश से अधिक तरंगदैर्घ्य रखती है, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ओके, नोट कर लीजिए जिसको भी नोट करना है, ओके। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 167 पे। इसमें दे रखा प्रतिरोध का ताप गुणांक धनात्मक होता है। प्रतिरोध का ताप गुणांक धनात्मक होता है तो किसके लिए धनात्मक होता है वो आपको बताना है कि प्रतिरोध का जो ताप गुणांक होता है वो धनात्मक होता है तो किसके लिए होता है। चलिए बताइए, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है प्रतिरोध का ताप गुणांक धनात्मक होता है। तो धनात्मक किसके लिए होता है भाई साहब? वो तांबा के लिए धनात्मक होता है। तो नोट कर लीजिएगा, प्रतिरोध का ताप गुणांक धनात्मक होता है किसके लिए? आपका तांबा के लिए, कॉपर के लिए, राइट। नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन ही नहीं दे रखा, चलिए इसको हटा देते हैं। यहाँ से आता है 169 पे। समतल दर्पण की फोकस दूरी, राइट, आपको बताना है समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है कितनी होती है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है अनंत है, कई बार एग्जाम में आया है। अगर इसका पावर पूछ ले, मतलब कि शक्ति पूछ ले, तो वो होता है 0। समतल दर्पण की शक्ति जो होती है 0 होती है और फोकस दूरी जो होती है अनंत होती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो आप जरूर इसको याद कर लीजिएगा, समझे। और यहाँ पे स्टार मार्क के क्वेश्चन लिख रखा है, समांतर क्रम में विभवांतर जो होता है कितना होता है भाई साहब? समान होता है। समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, आपको ध्यान में रखना होगा। समांतर क्रम में विभवांतर जो होता है वो समान होता है, राइट। तो इसको नोट कर लीजिएगा, समांतर क्रम में विभवांतर जो होता है समान होता है, ओके। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 170 पे आ चुके हैं। सूर्य प्रकाश में कौन सा विकिरण ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करता है? सूर्य प्रकाश जो होता है उसमें कौन सा विकिरण जो होता है ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करता है वो आपको बताना है। तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा है जो भाई साहब? तो वो है औरक्त, राइट। उसमें प्रभाव उत्पन्न करता है कौन सा विकिरण जो है उसमें प्रभाव उत्पन्न करता है तो वो है औरक्त। तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए 170 ही, मतलब कि आज 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया और रोज़ आपको 20 से 25 और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे पर डे। अगर आपका सपोर्ट रहा तो इसको 30 कर दिया जाएगा, अदरवाइज 20 क्वेश्चन आपको पर डे मिलेंगे। 20 से 25 क्वेश्चन टारगेट रहेगा पर डे आपको मिल जाए। ज़्यादा चांस है कल से 25 क्वेश्चन मिले, तो 25 क्वेश्चन को आपको टारगेट रखना है और टाइम से आ जाना है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल से ये क्लास आपको बहुत जल्दी मतलब कि बहुत जल्दी ही मिलेगा। टाइम से आपको टाइम बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सपना है एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड में जाना है एंड फिजिक्स से डर लगता है तो ये वीडियो ही सिर्फ आपके लिए बना है। फिजिक्स से डर लगता है तो अदरवाइज़ पूरे सब्जेक्ट में इधर उधर का ताम झाम है, क्या पढ़े नहीं पढ़े समझ में नहीं आता है, तो फटाफट बैच से ज्वाइन होइए। बैच से ज्वाइन होने के लिए इस नंबर पर मैसेज कीजिए एंड आपका कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, जो कि आपको टॉपिक वाइज पर डे आपको मिलेगा प्रैक्टिस के लिए, प्लस प्रैक्टिस सेट, प्लस पर्सनल मोबाइल नंबर, स्पेशल डाउट सेशन, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप वहां से जरूर जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर मैसेज कीजिए 7563830146 पे। बैच में ज्वाइन होना है आपके लिए एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड। कोई भी अलग बैच लेने की जरूरत है, एक से आपका 3 काम हो जाएगा। चलिए फिर चलते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एंड एक चीज़ और, ये ज़रूर बता दीजिएगा कि ये सीरीज आपको कैसा लगा, ये सीरीज ऐसा कैसे लगा। इसका फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट जरूर जाके देख लीजिएगा। 150 क्वेश्चन मैंने उसमें करा रखा है, 75 क्वेश्चन, ओके। चलिए, जय हिंद, जय भारत।